हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो सीएसआईआर में मैनेजमेंट का जो कोर्स है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे सारी। देखो मैं इसमें यहाँ पे पूरा सिलेबस बता के 10-15 मिनट खराब नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है और ये उससे वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिलेबस आपको पता ही है, तो मैं उसी सिलेबस को पूरा पढ़ाऊँगा। मैनेजमेंट वाला जो भी सिलेबस है उसमें ये पहला लेक्चर है, ठीक है? तो आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट लेक्चर देखना है कि नहीं देखना, क्योंकि मैंने कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार किया है और वो हिंदी में इतना कंटेंट है नहीं, तो मैंने हिंदी में पूरा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट है, पर हिंदी पे मैंने ज़्यादा फोकस रखा है। लोग क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश पे पूरा फोकस है, हिंदी पे बस जो ऐसे लिखा हुआ है, और इंग्लिश में पूरा पढ़ाते हैं और हिंदी को देख भी नहीं रहे, बस लिखा हुआ है उसको आप देख लो। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरा आप देखोगे ना वीडियो तो पता चल जाएगा, ठीक है? तो वीडियो पूरा देखना शुरू से लेकर के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या 3 कीवर्ड है, देखो। मैनेजमेंट है, एक प्रिंसिपल है और एक प्रैक्टिस है। तो मैनेजमेंट क्या, सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है, मैनेजमेंट करना किसका करना है, यही तो क्वेश्चन है। तो ये क्या मैनेजमेंट करना किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज है उसका, ठीक है? तो ये है पहली चीज अपने को, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स होता है, दूसरा फिजिकल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या भी होते हैं, जो भी वर्कर हैं, मैनेजर हैं, ठीक है, वो सारे जो सीईओ हैं, सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। और फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आएगा, जैसे मशीनरीज आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, जो भी है सारा, वो अपना लैंड आ गई, ये सारा आ जाएगा फिजिकल रिसोर्सेज में, ठीक है? तो इन सब का मैनेजमेंट करना होता है अपने को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैनेजमेंट करने के लिए क्या होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होगी, कुछ लॉज होंगे, ठीक है? तो कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, वो सारी चीजें होंगी प्रिंसिपल के अंदर, जिनके थ्रू अपने को मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, एक्शन जो है और रिपीटेड वे में जो एक्शन होती है उनको ही प्रैक्टिस बोलते हैं, कि इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो याद आ जाए। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है? तो वो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो हमेशा अपने दिमाग में ही रहे। वो सारे रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन लॉज जो भी बनाए, वो सारे अपने दिमाग में रहे। मैनेजर जो होता है ऑब्वियसली उसके दिमाग में रहेंगे, तभी तो वो जो भी वर्कर्स होंगे उनको डायरेक्शन देगा, गाइड गाइड करेगा उस हिसाब से, तो उस हिसाब से फिर मैनेज करेगा चीज़ों को, ठीक है दोस्तों? तो ये है बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। तो ये अपन ने समझ लिया, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सिंपली, ठीक है? तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है, जो प्रबंधन सिद्धांत है, वो क्या होते हैं कि जो संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों और संसाधनों की योजना बनाने, उनको व्यवस्थित करने और लीडिंग करने, मतलब नेतृत्व करने और नियंत्रित करने में प्रभावी ढंग से मदद करने, वो दिशा निर्देश होते हैं प्रबंधन सिद्धांत के अंतर्गत। ऐसे दिशा निर्देश होते हैं जो योजना बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए जो भी चीजें होती हैं उनमें मदद करते हैं, ठीक है? तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल की डेफिनेशन होगी, अगर सिंपली देखें तो उससे क्या होता है, मैनेजमेंट से क्या होता है, देखो, एक तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, टर्नओवर बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है? कर्मचारी मोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेट करने के लिए भी मैनेजमेंट, जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। और जो चैलेंजेस आते हैं उनसे निपटने के लिए भी मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, कि चैलेंज को कैसे देखना, अपने को कैसे लेना, कैसे सोल्व करना, उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। तो इन सब का रोड मैप प्रोवाइड करता है क्या, मैनेजमेंट। ये सब के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। और ये पूरे फाइनली क्या होता है इनसे, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसका टर्नओवर बढ़ता है। तो यही सब चाहते हैं कि अंत में क्या हो, सबको फायदा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। तो ये है मैनेजमेंट की डेफिनेशन, और जो ये सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट का रोड मैप है, ठीक है दोस्तों? अब देखो, तो अब यहाँ पे बात करते हैं जो मैनेजमेंट है उसके 4 मेन जो की प्रिंसिपल है। यहाँ पे 4 की प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के। उनमें सबसे पहला है योजना बनाना, मतलब प्लानिंग है। दूसरा है आयोजन करना, यानी कि ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को। तीसरा है नेतृत्व और निर्देशन, यानी कि लीडिंग और डायरेक्टिंग, यानी कि लीड भी करना होता है। और चौथा है नियंत्रण करना, यानी कि कंट्रोलिंग, कि जैसे इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे वो मॉनिटर करते हैं चीज़ों को, ठीक है? योजना बनाने में क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी बात आगे अपन डिटेल में करेंगे एग्जाम्पल के साथ। वैसे तो पहले थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देता हूँ। योजना बनाते हैं
कोई गोल सेट करते हैं, उसके हिसाब से अपन योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है, आयोजन करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में काम को, फिर उसके हिसाब से स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से देखते हैं। उसके बाद लीडिंग करते हो, लीडर तो होना ही चाहिए, कोई एक, किसी भी कंपनी में कोई एक अगर डायरेक्टर लीडर नहीं होगा तो बहुत सारे लीडर होंगे, तो उससे कैओस उत्पन्न होगा और फिर जो उससे भी प्रॉब्लम्स होगी। और कंट्रोलिंग करने के लिए मतलब जैसे अपन क्या करते हैं, सीसीटीवीज होते हैं देखने के लिए, लोगों मॉनिटर करने के लिए, उनका एवेल्युएट करने के लिए इन्फॉर्मेंस को, ठीक है, फिर उसके हिसाब से इम्प्रूव करने के लिए। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल है, की प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के। एक तो प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा लीडिंग और डायरेक्टिंग, और चौथा है कंट्रोलिंग। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो ये प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, इनका नेचर क्या होता है? तो इनका नेचर होता है कि कुछ जो लॉज होते हैं, कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल के लॉज होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, जैसे सार्वभौमिक होते हैं, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब उनको बदला नहीं जा सकता। जैसे सीईओ ने कुछ एक फिक्स रूल बना दिया ना, तो वो वैसे ही रहेंगे हमेशा, वो सबके लिए अप्लाई होगा, वो हमेशा के लिए अप्लाई होगा, तो वो यूनिवर्सल लॉ होता है। दूसरा क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग होता है प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है कि अब मशीन के हिसाब से थोड़ा ना बनाएंगे, क्योंकि मैनेज तो आदमियों को करना हो ना, इंसानों को करना है, पीपल्स को करना है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, तो उसके हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। दोस्तों तीसरा जो है, जो नेचर है, ये है कि ये प्रयोग और अभ्यास द्वारा निर्मित होते हैं, मतलब क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी कोई बोल देगा करके और वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो ये काफ़ी बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में, और चीज़ों को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद जो बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी ने बोल दिया हिट एंड ट्रायल वाला, ऐसा नहीं होता। ये साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करने के बाद बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और चौथा होता है कि फ्लेक्सिबल। देखो जैसे कुछ कुछ लॉज दो होते हैं, रिजिड होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं हमेशा के लिए, कुछ होते हैं कि जो फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे कुछ कुछ रूल्स बना दिया सीईओ ने, और ठीक है, और सीईओ ने कुछ बोल दिया मैनेजर को, ठीक है, मैनेजर को कुछ बोल दिया कि आपको ये करवाना है, तो वो मैनेजर अपने हिसाब से अलग अलग, जो उनके नीचे और मैनेजर है उनको, मिडिल मैनेजर जो है उनको या एम्प्लॉय को काम के हिसाब से बांट के उनसे करवा सकता है काम, तो वो रूल चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। पर जो सीईओ ने कुछ रूल बना दिया कि ये फिक्स है, तो उनको वो मैनेजर, मिडिल मैनेजर, वो सब चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ रूल्स होते हैं फ्लेक्सिबल, कुछ यूनिवर्सल होते हैं, और ये ह्यूमन बिहेवियर के आधार पे बनाए जाते हैं, और प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई बोल दिया और बन गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अब देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि ये जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, ये क्या होता है। ठीक है, तो मान लो कि अपन सभी क्या हैं, देखिए ये जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी सारे स्टूडेंट ही है। तो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ले लेते, कोई भी मान लो, और प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, और कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, जैसे भी कोई एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल, कुछ भी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपना टारगेट डिफाइन करेगा कि मेरे को एसएससी का एग्जाम देना है, यूपीएससी का देना है, या कुछ भी और भी जो भी है, कांस्टेबल का देना, आरओ का देना है, जो भी है, सीएसआईआर का देना है। तो तभी तो फिर सिलेक्शन करेगा ना, उसके बाद लक्ष्य डिसाइड करेगा कि मेरे को उसमें से उस चीज में सेलेक्ट होना, उसके बाद सारी चीजें उसके हिसाब से मैनेज करेगा वो, उसके बाद सारा मैनेजमेंट करेगा कि जैसे मेरे को सीजीएल का एग्जाम देना है, तो सीजीएल टारगेट किया उसने, ठीक है, सीजीएल टारगेट किया, तो अब सीजीएल के अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटजी बनाएगा, उसके चैलेंजेस देखेगा, उसके बाद जो सिलेबस है उसको डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग प्लान करेगा सारी चीजें। ठीक है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर उसके बाद टेस्ट लगाएगा, फिर उसका इवेल्युएट करेगा। ठीक है, उसके बाद वो टेस्ट लगाएगा, खुद को इम्प्रूव करेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले क्या होता है कि अपन योजना बनाते हैं किसी भी चीज को लेकर के। ठीक है, तो योजना बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक गोल डिसाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक गोल डिसाइड करते हैं कि अपने को ये करना है, कि गोल डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे सीजीएल का एग्जाम देना, सीजीएल का गोल डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद योजना में क्या करते हैं, गोल डिफाइन किया, उसके बाद ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इसको अपन प्राप्त कैसे करेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेटजी के बाद क्या करते हैं कि जैसे स्ट्रेटजी में कुछ जैसे करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंज एनालाइज करते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं क्या, कहाँ पे, प्लानिंग में। प्लानिंग के दौरान अपन देखते हैं कि अपना सबसे पहले अपन ने गोल डिफाइन किया, उसके बाद क्या, स्ट्रेटजी बनाई। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई, तो स्ट्रेटजी में क्या देखते हैं अपन कि उसके बाद चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, वो सारी चीजें एनालाइज करते हैं। तो ये सारे प्लानिंग में आता है। उसके बाद जो आयोजन है, जो ऑर्गेनाइजिंग है, अब उसमें क्या करते हैं अपन, वर्क को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, ताकि अपन छोटे छोटे, ऐसा तो नहीं कि कोई सिलेबस है एग्जाम का मान लो, तो सिलेबस को अपन अलग अलग सब्जेक्ट में उसमें डिवाइड करेंगे, फिर सब्जेक्ट्स को टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, फिर टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। ऐसे करके अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, और
उसके हिसाब से अपन फिर अपनी स्ट्रेंथ जो है और वीकनेस जो है उसके हिसाब से अपन उनको ऑर्गेनाइज करके उनकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग में। अब क्या करते हैं, लीडिंग और डायरेक्टिंग। लीडिंग और डायरेक्टिंग में क्या होता है, देखो जैसे अपन तैयारी शुरू करते हैं तो यहाँ पे अपन बीच बीच में क्या करते हैं, कुछ दिन पढ़ा कुछ नहीं, कुछ दिन नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो मोटिवेशन करने का काम होता है कि मोटिवेट करना जरूरी होता है लोगों को। ठीक है, मोटिवेशन करने से लोग प्रेरित होते हैं, फिर काम को फिर से कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो भी लीडर है या मैनेजर है वो क्या करता है, लोगों को एंगेज करके रखता है कि ये काम, जो भी काम मिल रहा है उसके साथ उनसे कांटेक्ट होता रहे, और काम में वो हमेशा मतलब ऐसा है कि काम करते रहे टाइम टाइम पे, उसको उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, उनको गाइड करता है। ठीक है, कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको गाइड करे। तो ये सारे होते हैं डायरेक्टिंग में या लीडिंग में। उसके बाद क्या होता है, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है कि एक तो अपन परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं कि अपना परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, वो ट्रैक करते हैं। उसको लोगों का बिहेवियर और सारी चीज़ें जो भी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में उनको मॉनिटर करते हैं। इसीलिए तो मॉनिटर करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पे सीसीटीवी है, सिक्योरिटीज है, वो सब लगा के रखते हैं। अपना परफॉर्मेंस एवेल्युएट करते हैं, फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो भी परफॉर्मेंस आ रहा है उसके हिसाब से। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, ये चार जो है, जो की प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, ये मैंने एग्जांपल से बताया कि एक एग्जाम का एग्जांपल लेकर के बताया कि एग्जाम में अपन गोल डिसाइड करेंगे, उसके बाद वर्क डिवीजन करके उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करके उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग की तैयारी करते हैं। उसके बाद बीच में डिमोटिवेशन आए तो मोटिवेशन करे, सपोर्ट के लिए अपन क्या करते हैं, कोई सीनियर है उसका सपोर्ट ले सकते हैं, उससे गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बाद अपना खुद का परफॉर्मेंस अपन इम्प्रूव करते हैं, ट्रैक करके इम्प्रूव करते हैं। तो ये है कि प्रिंसिपल चार। तो अब देखते हैं जो अदर प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के। कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ बहुत हर फील्ड में स्कॉलर्स होते हैं, और वो अपना कुछ प्रिंसिपल दे जाते हैं और वो फेमस हो जाते हैं, तो उनको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है लोगों को, जो जिस भी टाइप का इंस्टीट्यूट है या जिस भी टाइप की संस्था है उसमें वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस करने के बाद बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही यहाँ पे तीन स्कॉलर हैं। एक तो यहाँ पे हेनरी फेयोल है, उसने 14 सिद्धांत बताए थे मैनेजमेंट के, तो वो 14 के 14 अपन पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, एक फ्रेडरिक टेलर है, इन्होंने क्या किया था, मैनेजमेंट का साइंटिफिक एनालाइज किया था, मैनेजमेंट का साइंटिफिक एनालाइजेशन जो भी है, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये याद रखना कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं फ्रेडरिक टेलर को। ये याद रखना, ये पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है पीटर ड्रकर। तो पीटर ड्रकर क्या किया था इन्होंने कि क्लियर गोल सेटिंग का जो लो है, फोकस्ड एफर्ट या क्लियर गोल सेटिंग का लो है, वो इन्होंने दिया था कि एक गोल को क्लियर कैसे करें और उस पर फोकस करके एफर्ट कैसे लगाएं। तो ये क्लियर गोल सेटिंग का एफर्ट दिया था पीटर ड्रकर ने। तो यहाँ से दो क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत है वो किसने दिया था। एक क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो पीटर ड्रकर है इन्होंने क्लियर गोल सेटिंग का लो जो प्रिंसिपल दिया था वो ये है। तो यहाँ से आप याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि फेयोल के जो 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे, 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ फेयोल, तो ये देखते हैं। सारे सिंपल सिंपल है काफ़ी, और मैंने और भी इजी लैंग्वेज में इनको करके लिख दिया है सारा, और अच्छे से पूरा कंटेंट बनाया है। तो पूरा ध्यान से देखना, सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। जो डिफिकल्ट था उसको भी मैंने बहुत ईजी से एग्जाम्पल लेकर के और ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं जो 14 प्रिंसिपल है फेयोल के मैनेजमेंट के, वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है वर्क डिवीजन, यानी कि कार्य विभाजन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जैसे अपने को पता है कि अपन कोई भी काम होगा उसको अगर अपन एक साथ अगर करने की कोशिश करेंगे तो टफ लगता है और होता भी नहीं है ठीक से। ऐसे करके अपन उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले, जैसे कोई बड़ा काम हो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले, तो फिर वो आसान लगने लगता है। जैसे अपन सिलेबस की बात कर ले, कोई भी एग्जाम है उसका सिलेबस है, अगर अपन एक साथ देखेंगे तो बहुत भारी लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि वो देख के ऐसा लगता है कि ये कैसे होगा। पर जैसे अपन उसको सब्जेक्ट वाइज तोड़ लेते हैं, उसको फिर टॉपिक्स के अंदर तोड़ लेते हैं, फिर सब टॉपिक्स के अंदर, तो वो आसान लगने लगता है। तो फेयोल ने बोला कि क्या बोला कि काम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके आवंटित करें। ऐसा नहीं कि एक आदमी को बहुत सारा काम दे दिया, होना होना ऐसा चाहिए कि छोटे छोटे काम पार्ट में डिवाइड करो काम को, और उससे अलग अलग इंसानों को दो दो। जैसे क्या होता है कि जैसे एक्सपर्ट भी होते हैं ना, कि कोई टेक्निकल है तो उसको टेक्निकल का काम दे दिया, कुछ क्या है कि जैसे मशीन से रिलेटेड काम है तो उसको मशीनें देखना है, कुछ को क्या होता है मार्केटिंग देखना है। तो ऐसे काम बांट के करने से
आसान हो जाता है काम। तो यही बोला कि सिंपल है वर्क डिवीजन, यानी कि काम को छोटे छोटे भागों में बांट के आवंटित करो उनको। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है कि अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी काम हो, चाहे कोई कंपनी का काम हो, चाहे कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, चाहे कहीं पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, किसी कोई कंट्रोल नहीं होगा, इधर उधर कोई कुछ भी लोग करेंगे, जो मन करेगा वो करेगा, समय पे आएंगे नहीं, काम जो बताएंगे वो नहीं करेंगे। तो क्या होता है, डिसिप्लिन के अंदर क्या करना है कि अपने को जूनियर और सीनियर दोनों का सम्मान करना चाहिए, नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। तो इसकी निगरान, इसकी क्या अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, निगरानी करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। तो उसके लिए सीसीटीवी लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके थ्रू अनुशासन को बना के रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की, जो है प्राधिकार और उत्तरदायित्व, यानी कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी यानी कि प्राधिकार क्या होता है, ये निर्णय लेने का जो जो डिसीजन लेने का जो अधिकार है और कार्य करवाने का अधिकार है वो किसके पास है, ये होता है अथॉरिटी। यानी कि जो डिसीजन लिया जा रहा है फाइनल, जैसे सीईओ कोई डिसीजन ले रहा है, या फिर जो मैनेजर है वो डिसीजन ले रहा है काम किससे क्या करवाना है, ये जो डिसीजन ले रहा है वो अथॉरिटी किसके पास है, तो वो होता है प्राधिकार। और उत्तरदायित्व क्या होता है कि कोई भी काम दिया तो उसको टाइमली उसको पूरा करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि इतने इतना टाइम दिया है उसी में वो काम किया जाए और ठीक से किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर काम में कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले नहीं रहा, और अगर वर्कर्स ने अच्छा काम कर लिया तो उसका क्रेडिट पूरा मैनेजर ने ले लिया, और कुछ गड़बड़ हो गया तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो ये जो प्राधिकार और जो उत्तरदायित्व है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर देखो अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो क्या करेगा कि वो अपना अधिकार ज्यादा हो जाएगा, सबको डांटेगा, फिर सबको कुछ भी बोलेगा, तो उससे थोड़ी नेगेटिविटी होगी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई और अथॉरिटी है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, उसको अधिकार दिया ही नहीं, तो फिर वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा कि मेरे को करने का तो राइट है ही नहीं। देखो जैसे किसी टेक्निकल बंदे को काम दे दिया कोई और जो उसके फील्ड का नहीं है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी पर उसके पास वो अथॉरिटी है ही नहीं, ठीक है, कि वो काम करे। तो ये दोनों क्या होते हैं कि बैलेंस वे में चलना चाहिए, ना तो अथॉरिटी हायर होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए बहुत। ठीक है। तो ये दोनों बैलेंसिंग वे में होना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ क्या है प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल है दोस्तों कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि उनको जो वेतन दिया जा रहा है, जो सैलरी दी जा रही है, उनकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए, उनकी एफिशिएंसी के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 10 घंटे काम करवा के 6 घंटे के हिसाब से उनको पेमेंट दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मुआवजा दिया जा रहा है, अगर कुछ वहां पे कुछ और एक्सीडेंट कुछ होता है तो उसका भी उसको पे करना चाहिए, वो भी उसके हिसाब से कि जितना लॉस हुआ उसके हिसाब से उसको पे करना पड़े। और जो सैलरी दी जा रही है वो क्षमता और उसकी जो है एफिशिएंसी है उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्या है, तो अब फिफ्थ क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत हित को सामान्य हित से नीचे रखना। इसका मतलब ये है कि जो तुमको अच्छा लग रहा है वो जरूरी नहीं है, ये देखना होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसके लिए क्या बेटर है, उसके अकॉर्डिंग क्या सही है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। क्योंकि संगठन तुमसे ज्यादा बड़ा, उसके हित ज्यादा जरूरी है तुम्हारे हित से। ऐसा नहीं है कि अगर तुमको नींद आ रही तो तुम सो जाओ, तुमको काम करना पड़ेगा। अगर आपको काम दिया गया हो तो वो काम टाइमली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका हित क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। आपको अगर कोई कुछ कोई कुछ ऐसे मान लो कि जैसे वो दे रिश्वत दे करके कुछ करवाना चाहे तो वो नहीं करना आपको, कि क्योंकि उसमें आपका हित है, आपको पैसा मिलेगा लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो आपसे ऊपर, पर्सनल इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो पर्सनल इंटरेस्ट से हमेशा ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अब सिक्स्थ है आदेश की एकता, यानी यूनिटी ऑफ कमांड है। इसका मतलब भी प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक सीनियर हो। क्या ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी जो ले रहा है अलग अलग लोगों से क्या कर रहा है, अलग अलग लोगों से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, कमांड ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे अगर अलग अलग लोगों से लेगा तो उससे भ्रम पैदा होगा, संघर्ष होगा कि किसका माने किसकी सुने, दोहरा होगा कि 4 लोग एक ही को कमांड दे रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए क्या होता है कि एक सीनियर होना चाहिए सबका, वो सबको कमांड देगा। तो ये होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि आदेश की एकता। अब चलते हैं सेवंथ प्रिंसिपल पे। तो सेवंथ प्रिंसिपल है दिशा की एकता, यानी कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी कि जो दिशा की एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, इसमें क्या है कि संगठन के लिए एक मुखिया होना चाहिए और सभी समान उद्देश्य के लिए समन्वित प्रयास करें। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो एक होनी चाहिए। जैसे सीईओ ने ऊपर से एग्जीक्यूटिव को कमांड दिया कुछ, फिर एग्जीक्यूटिव ने मिडिल मैनेजमेंट को बताया, फिर एम्प्लॉय तक पहुंची, तो वो एम्प्लॉय या वर्कर जो भी है यहाँ तक पहुंचे और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। और सारे काम किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो सब यानी कि एक समान इंटरेस्ट के लिए काम करें, सीईओ भी उसी इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, एग्जीक्यूटिव भी, मैनेजर भी और एम्प्लॉय भी। तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा होगा। ठीक है। और उनका सबका ऑब्जेक्टिव भी एक ही है कि मुझे क्या करना है,
ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है और इसके हित में ही काम करना है। तो इसके लिए जो डायरेक्शन है वो एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर उधर से डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, कि ऊपर से नीचे तक डायरेक्शन लेना चाहिए, सीईओ से नीचे तक आएगी वर्कर्स तक, ठीक है। अब 8th बात करते हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो ये क्या है, देखो केंद्रीकरण क्या है कि निर्णय लेने का अधिकार केंद्र के पास संकेंद्रण, कि मतलब जो कुछ निर्णय होते हैं क्या होते हैं कि एक ही सीईओ पे डिपेंडेंट होते हैं, कि सीईओ जो होगा लेगा वही बात मानेंगे सारे। ऊपर एक बार सीईओ ने बोल दिया, ठीक है, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन हो गया कि उसने बोल दिया तो ये तो करना ही करना है, इसको कोई नहीं टाल सकता। अब दूसरा विकेंद्रीकरण, अब निर्णय लेने का अधिकार एक से अधिक के पास। अब सीईओ ने क्या बोल दिया कि मैनेजर्स को बोल दिया कि आपको ये एक कोई काम है वो करवाना है, तो मैनेजर्स ने क्या किया, अपने अपने हिसाब से, 4 मैनेजर हैं, 4 ने अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले लिया, तो ये क्या हो गया, विकेंद्रीकरण। अगर डिसीजन सारा एक ही इंसान ले रहा है तो वो केंद्रीकरण हो गया, और अलग अलग लोग डिसीजन ले रहा है तो वो क्या है, विकेंद्रीकरण। तो ऑर्गेनाइजेशन में ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड होता है ना डिसेंट्रलाइज्ड होता है, कुछ डिसीजन होते हैं सेंट्रलाइज्ड और कुछ डिसेंट्रलाइज्ड। तो एक पूरी तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दोस्तों 9th प्रिंसिपल की, यानी कि अधिश्रृंखला स्केलर चेन। जो उच्चतम से निम्नतम पदों के बीच अधिकार की रेखा और संचार का माध्यम। इसका मतलब है कि जो ऊपर से नीचे तक जो अधिकार बटे हुए हैं और जो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, कि संचार हो रहा है, उसके जो बीच का उसका जो माध्यम है वो है स्केलर चेन। यानी कि जैसे सीईओ के बाद प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज है, तो इससे जो जो डायरेक्शन में जो अधिकार मिल रहे हैं ऊपर से नीचे तक, निम्नतम पदों तक रैंक के हिसाब से, और उसका संचार का जो माध्यम है वो है स्केलर चेन। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि गैंग प्लैंक, ये क्या होता है, ये अधिश्रृंखला का अपवाद है। तो अधिश्रृंखला क्या है, यहाँ से ऊपर से नीचे तक अपने को डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो जैसे उच्चतम पदों से निम्नतम पदों तक डायरेक्शन मिल रही है, कमांड मिल रही है, सीईओ ने दिया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट ने मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय को, ठीक है। तो ऐसे करके डायरेक्शन है। अब क्या होता है कि आपातकालीन परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ, सीईओ ने दिया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय को। अब यहाँ पे मैनेजर है मान लो सी और जेड, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट 2 है, बी और वाई। अब क्या हुआ कि कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसमें यहाँ पे सी ने बी से डिस्कस नहीं करके सीधा जेड से डिस्कस कर लिया, मतलब कि अपने सेम लेवल के मैनेजर से डिस्कस कर लिया, उसके साथ डिस्कस करके काम कर लिया। तो ये जो है ये गैंग प्लैंक, यानी कि अपने ऊपर से डायरेक्शन कमांड या डिस्कस ना करके अपने सेम लेवल के लोगों से डिस्कस करना, ये है अधिश्रृंखला का अपवाद, जिसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। यानी कि ऊपर वाले से नहीं लिया सीधा, अपने सेम लेवल पे ही कुछ कुछ डिस्कस करना था तो उसने उसी से कर लिया, कुछ प्रॉब्लम आई तो ऊपर वाले को नहीं बताया और सेम लेवल पे ही अपने डिस्कस करके सोल्व कर लिए, ठीक है। ऐसे करके मान लो वाइस प्रेसिडेंट 2 है, उन्होंने प्रेसिडेंट से डिस्कस ना करके अपने आप से ही, यानी कि दूसरे प्रेसिडेंट से, यानी कि बी और वाई 2 प्रेसिडेंट है तो वाई से डिस्कस करके उन्होंने सोल्व कर लिया प्रॉब्लम। तो इसको ही बोलते हैं गैंग प्लैंक, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना ऑर्डर यानी कि व्यवस्था। अब ऑर्डर क्या होता है, देखो किसी भी संगठन में 2 प्रकार की व्यवस्था होती है, ठीक है। एक होती है कि सामग्रिक व्यवस्था यानी कि मटेरियल ऑर्डर, दूसरा होता है सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो सामग्री व्यवस्था में क्या होता है, सभी चीजें जैसे मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सभी सही जगह पे होना चाहिए, सबका एक प्लेस होता है। कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कुछ भी रखा हुआ है, ऐसे सबका एक ऑर्डर होता है, सब वहीं पे मिलने चाहिए। जैसे इधर इस ऑफिस में ये चीजें मिलेंगी, ये स्टोर रूम है यहाँ पे ये चीजें मिलेंगी, यहाँ पे ये फूड वाला सेक्शन है यहाँ पे ये चीजें मिलेगी, तो ये एक ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ भी रखा हुआ है, तो चीजें सभी एक सही जगह पे सही ऑर्डर में होनी चाहिए। सामाजिक ऑर्डर है कि सभी लोगों के लिए उचित स्थान होना चाहिए, जैसे सबका डिपार्टमेंट होता है एक एक, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट में जो लोग बैठेगा वो वहीं बैठेगा, ऐसा नहीं कि आज ये इस डिपार्टमेंट में बैठ रहा है, कल ये जाकर के इस डिपार्टमेंट में बैठ रहा है, यहाँ पे भी इसकी सीट बार बार चेंज हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबके लिए स्थान उचित होना चाहिए, तो यह है सोशल ऑर्डर। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रिंसिपल है क्षमता यानी कि इक्विटी, यानी कि कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण और समानता का व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है यानी कि जो भी आपके पास वर्कर्स है, एम्प्लॉय है, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि किसी को कम काम दिया जा रहा है, किसी को ज़्यादा काम दिया जा रहा है, किसी को ज़्यादा सैलरी दी जा रही है सेम काम के लिए, किसी को कम सैलरी दी जा रही है उसी काम के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबके साथ न्यायपूर्ण और समता का व्यवहार होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट है कार्मिकों की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी कि जो भी वर्कर्स एम्प्लॉय है उनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि
कर्मचारी बार-बार बदल रहे हैं, उससे खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि जब एक एम्प्लॉयी बदलता है उसको फिर से लाने के लिए 2-3 महीने ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि वो काम तो कम करता है, तो उससे खर्चा बढ़ता है, क्योंकि उसको सैलरी तो देनी पड़ेगी ट्रेनिंग में भी, ठीक है? उससे एफिशिएंसी खराब होती है। इसके बजाय क्या होता है कि एक एम्प्लॉयी लाओ, उसको लंबे टाइम के लिए काम पे रखो, उसको 4-5 साल रखो, 10 साल रखो, जितने साल रखना रखो। बजाय ये कि एम्प्लॉयी बार-बार आ रहे हैं, उनको बदल रहे हैं, तो उससे क्या होगा? नुकसान ही होगा फाइनली ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है? उससे क्या होगा कि बार-बार लाने से क्या होगा कि कर्मचारी टर्नओवर, यानी कि कर्मचारियों को जो देना है वो पैसा बढ़ेगा। तो कर्मचारियों को कम पैसा देना चाहिए और काम ज़्यादा मिले। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि स्टेबल रखना पड़ेगा कर्मचारियों को। ऐसा नहीं है कि बार-बार उनको फायर कर रहे हैं और बार-बार दूसरे कर्मचारी ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट है दोस्तों पहल, यानी कि इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव क्या है? कर्मचारियों को सुधार योजना विकसित करने और लागू करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ऐसा है कि जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए कुछ योजनाएँ कर बनाएँ, ठीक है? और उनको मोटिवेट करें, उसके लिए इनिशिएटिव्स होते हैं, वो लिए जाने चाहिए समय-समय पे टाइमली, ठीक है? दोस्तों अब है फेयोल का लास्ट प्रिंसिपल जो है 14th प्रिंसिपल, एस्पिरेट द कॉर्प्स। तो इसमें क्या है, प्रबंधन को कर्मचारियों के बीच टीम भावना, एकता, सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है? जो भी मैनेजमेंट है उनको सभी कर्मचारियों के बीच, यानी कि टीम भावना, जो टीम स्पिरिट और जो यूनिटी है, सबके साथ सद्भाव के साथ रहना चाहिए, सबको बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ये थे 14th प्रिंसिपल फेयोल के। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जो प्रिंसिपल है वो क्या है वो देखेंगे, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला है साइंस। साइंस इंपॉर्टेंट है हिट एंड ट्रायल से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रायल किया और हिट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है वो साइंटिफिकली एनालाइज्ड होना चाहिए, यानी कि साइंस के बेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने ट्राई कर रहे हैं और वो हिट हो गया, ऐसा तुक्के वाला कोई प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। सब एनालाइज्ड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होना चाहिए, और जो होते हैं वो एक्सरसाइज बेस्ड होना चाहिए कि आपने इतना अभ्यास किया, इतने एक्सपेरिमेंट किया, उस हिसाब से होना चाहिए। एनालाइज करके देखे सारे वैज्ञानिक तरीके से, वो होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? कोई भी कार्य हो तो उसके लिए कि वैज्ञानिक विश्लेषण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए हिट एंड ट्रायल के बजाय, ठीक है? तो ये है पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का। और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फादर है वो किसको बोलते थे अपन, वो आप कमेंट करके बताना कौन था, ठीक है? नेक्स्ट प्रिंसिपल है दोस्तों सामंजस्य, यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि हार्मनी होनी चाहिए, कुछ किसी चीज़ को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, संघर्ष नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उनको शांतिपूर्ण तरीके से, लीगल तरीके से, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से उनको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। उससे क्या होगा? पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा। पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की। वही अपने को चाहिए होती है फाइनली, ठीक है? तो किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए लोगों, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। दोस्तों नेक्स्ट प्रिंसिपल है व्यक्तिवाद नहीं सहयोग, यानी कि कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं, यानी कि संगठन में व्यक्तिवाद के बजाय सहयोग समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे कास्टिज्म चलता है कहीं पे, ठीक है? तो कास्टिज्म के हिसाब से क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई एक कास्ट के लोग अलग ग्रुप बना लेते हैं, दूसरे कास्ट के लोग दूसरे ग्रुप बना लेते हैं, और उसके बाद अगर उनको मिलकर के कोई काम करने के लिए दिया जा रहा है तो वो मिलकर के काम भी नहीं कर रहे, तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी कम होगी, थोड़ा नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे। तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सबके बीच समन्वय होना चाहिए, तभी संगठन के लिए भी सही होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होगा, ठीक है? और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा, ठीक है? तो ये था थर्ड प्रिंसिपल। अब फोर्थ प्रिंसिपल है सभी कर्मचारियों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। सबका डेवलपमेंट हो, ऐसे इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए, ठीक है? तो उनको क्या होता है? वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए हर चीज़ के बारे में, ठीक है? जिस डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है तो उस चीज़ से रिलेटेड उसको प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए। क्षमता के अनुसार काम सौंपा जाना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टेक्निकल का जो काम है, वर्कर है, और उसको दे दिया कोई दूसरा काम, यानी कि कोई ऐसे ही मशीन से रिलेटेड कुछ और काम दे दिया उसको, ठीक है? फिजिकल वाला काम दे दिया कि ये करना है, यहाँ से उठा करके इधर रखना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उसकी दक्षता है उसको उसी के हिसाब से काम मिलना चाहिए, ठीक है? तीसरा क्या है? समय-समय पर सुझाव दिए जाएँ, ठीक है? तो सुझाव दिए जाएँ, इसी से तो उनको इम्प्रूवमेंट पता चलेगा कि ये हो रहा है, फीडबैक दिया जाए उनको कि जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है? तो फीडबैक भी इम्पोर्टेंट है। फीडबैक के थ्रू सुझाव दिए जाएँ उनको कि आप ये चीज़ें गलत कर रहे हो, ये करने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। तो अब बात करते हैं दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन की जो तकनीक है, यानी कि टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो टेक्निक क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक क्या-क्या है,
वो देखते हैं। तो इसमें पहली टेक्निक है कार्यात्मक फोरमैनशिप, यानी कि फंक्शनल फोरमैनशिप। अब इसमें फंक्शनल फोरमैनशिप में कुछ दो टेक्निक है। उसमें पहली है प्रोडक्शन, यानी कि शॉप फोरमैन। अब इसमें भी दो है। प्रोडक्शन में क्या है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी ये क्या होगा कि सुपरवाइजर होगा, कि वो इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है, कि नोट करेगा सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड में भी दो दो टेक्निक है। इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर का एक टाइम एंड कॉस्ट कलर का है। इंस्ट्रक्शन कार्ड में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे सारे, ठीक है, कि ये इंस्ट्रक्शन है, इसके अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये टाइम एंड कॉस्ट में क्या होगा कि ये इतना टाइम लगना चाहिए, इस डेट तक काम पूरा होना चाहिए और इतनी कॉस्ट में हो जाना चाहिए, कि ज़्यादा कॉस्ट होनी नहीं चाहिए। तो कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए और टाइम उतना ही लगना चाहिए। और इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन सारे लिखे होंगे नंबर से, कि ये इंस्ट्रक्शन है, इसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। तो ये है प्रोडक्शन शॉप फोरमैन। इसमें दो है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है। अब ये फंक्शनल फोरमैनशिप में पहला हो गया प्रोडक्शन वाला। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक है यहाँ पे कार्यात्मक फोरमैनशिप, यानी कि फंक्शनल फोरमैन। वो तो प्रोडक्शन फोरमैन प्रोडक्शन से रिलेटेड थे, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन थे और जो टाइम एंड कॉस्ट था। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला रूट कलर क्या करता है कि जैसे किसी भी काम को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके, तो ऐसे करके स्टेप्स होते हैं। तो ये क्या करता है कि अननेसेसरी जो स्टेप्स होता है उनको हटा देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अननेसेसरी स्टेप्स कौन हटाता है फंक्शनल फोरमैन में। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट वर्ड, ठीक है। तो रूट कलर क्या करता है, अननेसेसरी स्टेप्स को हटा देता है, अननेसेसरी जो भी चीजें उनको हटा देता है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड है। तो यह वहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन थे, यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होंगे, कि कौन क्या करेगा, कैसे काम करेगा, ठीक है। इसके बाद है डिसिप्लिनेरियन। यहाँ पे क्या, अनुशासन। तो अनुशासन तो होना ही चाहिए, ठीक है, अनुशासन जरूरी है। उससे पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, सभी लोग काम करते हैं ठीक ठाक, ठीक है। तो उसके बाद है चौथा इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्शन भी जरूरी है, निगरानी। मतलब लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस चीज को मॉनिटर करना, ठीक है। उसके बाद उनको फीडबैक देना जिससे इंप्रूवमेंट हो सके, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है एफिशिएंसी कलर, यानी कि उनकी एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी उसको उस हिसाब से उसको सारी चीज़ें होनी चाहिए, कि उसकी किस चीज़ में स्पेशलिटी है, वो काम मिलना चाहिए उसको, और उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलनी चाहिए, एफिशिएंसी के हिसाब से कितनी किसकी एफिशिएंसी है, ये सारी चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल के। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन और ऑफ वर्क। यहाँ पे ऑफ है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो मानकीकरण क्या है, किसी भी चीज का स्टैंडर्ड क्या होता है, किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड होता है कुछ भी चीज बनाने के लिए। तो प्रत्येक व्यावसायिक गतिविधि के लिए एक मानक विकसित करने की प्रक्रिया है मानकीकरण, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चीज के लिए एक निश्चित प्रोसेस होता है, कोई फिक्स प्रोसेस होता है, तो उसमें कोई अलग अलग प्रोसेस ट्राई कर रहा है कि इससे बना के देखते हैं, इससे बना के देखते हैं, ये करके देखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसी को फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, सरलीकरण, यानी कि अनावश्यक सेवाओं उत्पादों को हटाने की प्रक्रिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अननेसेसरी है उसको भी आप लिए जा रहे हो काम में, ठीक है, उससे भी आप बनाए जा रहे हो, उसको भी यूज किए जा रहे हो, तो उन सबको हटाना होता है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि देखो, जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये स्टैंडर्ड प्रोसेसर यूज करने से। और जो जो होती है अनावश्यक सेवाओं उत्पादों को हटाने से क्या होता है, जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और इससे क्या हो जाता है, जो प्रोडक्शन है, टर्नओवर है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है कि यही होना चाहिए, लागत कम होनी चाहिए और जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये किससे होगा, ये स्टैंडर्ड जो भी फिक्स प्रोसीजर होगा उसको यूज करो और सिंप्लीफिकेशन करो चीज़ों को लेकर के, फालतू में कॉम्प्लिकेट ना करें, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ स्टडी, कि स्टडी का मेथड क्या होना चाहिए। जैसे कुछ भी है, किसी भी चीज़ को स्टडी करने का जो मेथड है, जो तरीका क्या होना चाहिए, वो क्या है। तो कार्य करने का जो सर्वोत्तम संभव तरीका है, उसको खोजने की विधि है मेथड ऑफ स्टडी, ठीक है। कि जो बेस्ट पॉसिबल वे है किसी भी काम को करने का, वो क्या होना चाहिए, जिससे क्या हो कि उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, ठीक है, ग्राहकों की संतुष्टि हो, यानी कि जो भी कस्टमर है वो संतुष्ट रहे उस तरीके से लेकर के, उस तरीकों को लेकर के, और जो संसाधन हो उनका मैक्सिमम यूज हो, जो रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूज हो, ठीक है। और जो ग्राहक है वो संतुष्ट रहे हमेशा, और जो एफिशिएंसी है वो भी मैक्सिमम हो। तो वो होती है मेथड ऑफ स्टडी, ठीक है। उसके बाद है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी है, प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक मानक समय होता है, ठीक है। तो उसी समय के अंदर वो काम होना चाहिए। कोई भी काम किसी को भी मिल रहा है, तो वो क्या होता है कि वो जो काम मिल रहा है उसको एक टाइम फ्रेम में वो काम हो जाना चाहिए,
इसके बाद है फटीग स्टडी। अब ये फटीग स्टडी क्या होता है, नाम से ऐसे ही लग रहा है पर ये है सिंपल सी चीज़। क्या होता है, आराम का समय, मतलब किसी को काम दिया जा रहा है तो भाई वो रेस्ट तो करेगा ना। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे तक काम कर लिया लगातार, ऐसा थोड़ी ना, मशीन थोड़ी ना है, इंसान है। तो वो काम करने के बाद कुछ टाइम का गैप लेगा, और गैप लेगा तो वो कुछ फ्रीक्वेंसी पे लेगा या कुछ ऐसे टाइम के बाद लेगा कि 2 घंटे बाद 15 मिनट का ले लिया, 4 घंटे बाद फिर आधे घंटे का ले लिया। ऐसे करके कुछ आवर्ती निर्धारित होनी चाहिए कि इतने समय के बाद उसको इतने मिनट का यानी कि रेस्ट मिलेगा, तो वो होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो फिर क्योंकि लगातार काम करेगा तो क्या होगा, थक जाएगा इंसान, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। जैसे ही ब्रेक ले लेते हैं, जैसे अपन पढ़ते भी हैं तो अगर 8-10 घंटे पढ़ेंगे तो लगातार पढ़ेंगे तो एफिशिएंसी कम होगी, सारा थोड़ा याद रह जाएगा। उसके बजाय अपन 1.5-1.5 घंटे के ब्रेक लेकर के पढ़े तो वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, ज़्यादा याद रहेगा अपने को। ठीक है, तो ये है फटीग स्टडी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये देखो नाम से तो लग रहा है भारी भरकम सा, पर कुछ नहीं है इसमें। डिफरेंशियल क्या है, डिफरेंशिएट करना है कुशल और अकुशल कर्मचारियों को। यानी कि जो कुशल है उनको उस हिसाब से काम देना है, जो कम कुशल है उनको उस हिसाब से काम देना है, और जो और कम कुशल है उनको उस हिसाब से काम देना है। तो डिफरेंशिएट करके एफिशिएंसी ज़्यादा हो सके जिससे उस हिसाब से डिफरेंशिएट करके उनको लोगों को काम देना है। कि कुछ लोग हैं वो मैनेजमेंट में अच्छे तो उनको मैनेजमेंट का काम देना है, कोई टेक्निकल में अच्छा तो उसको टेक्निकल का काम देना, कोडिंग वोडिंग करे, वो सॉफ्टवेयर बनाए, वो सारी चीज़ें करें। ठीक है, कुछ क्या करता है कि मार्केटिंग में अच्छा तो उसको मार्केटिंग का काम देना चाहिए। तो ये, और कुछ क्या है कि सीधा बस वो देख रेख ही कर सकता है, सिक्योरिटी का काम है तो उसको सिक्योरिटी का देना चाहिए। तो ये है डिफ्रेंशिएट करो कि कौन कितना कुशल है, उसके हिसाब से उसको काम दो, और जो अधिक कुशल है उसको अधिक वेतन दो। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसको सैलरी भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम से ऐसे लग रहा है पर है सिंपल। ठीक है, अब ये था दोस्तों पूरा आज का वीडियो। अब इसमें मैंने मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल और कुछ थ्योरीज बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और मैनेजमेंट के बाकी प्रिंसिपल भी देखेंगे। ठीक है, जो योजना प्लान, ये जो योजना थी, जो डायरेक्टिंग था, लीडिंग था, कंट्रोलिंग था, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी जो भी बचा हुआ कॉन्टेक्ट कौन सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। व्यस्त रहो, मस्त रहो, जय हिंद।